जीआईटी के ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जीएसटी पर एक स्पेशल क्लास की सीरीज देख रहे हैं और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज बहुत सारे टर्म्स को समझना होगा। अगर अकाउंटिंग और जीएसटी में अच्छी जानकारी चाहिए, इन टर्म्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक इन टर्म्स को आप नहीं समझेंगे तब तक आप सॉफ्टवेयर में एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन जो एक अकाउंटेंसी का रोल होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करेंगे, अकाउंटेंट की तरह नहीं। तो उससे फ्यूचर में दिक्कत क्या आती है, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करते हैं तो एक ग्रो एक निश्चित लेवल पे जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, और हम लोग जो सीख रहे हैं कोर्स वो अकाउंटेंसी का कोर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स नहीं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानते हैं, जैसे सप्लाई क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है। यानी जीएसटी के रिस्पेक्ट में जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उन वर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, यूजीएसटी हो गया, इन सब का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इन चीजों के बारे में जानते हैं। आई होप आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी और आप लोगों को डे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के सभी बच्चों को स्पेशल क्लास में इनवाइट किया गया है, सिर्फ इसलिए कि क्लास को जल्दी फिनिश करना है, काम मार्केट में ज्यादा है और ट्रेनिंग में अभी काफी समय बचा हुआ है, इसलिए जो है डबल डबल बैचेस करके जल्दी से पढ़ा दिया जाएगा जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों का प्लेसमेंट हो सके और काम आप लोग कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब चीजों को समझाने के लिए मैंने एक टेंट का एप्लीकेशन खोला जिसमें ड्राइंग बना के अच्छे से समझा सके आप लोगों को, क्योंकि जब तक कोई चीज समझ में आपको नहीं आएगी तब तक उस चीज को रटने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेहतर क्या है, उस चीज को समझना। तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस और यह मेरे सप्लायर का बिजनेस, यह मेरा सप्लायर, यह बिजनेस है और यह मेरे सप्लायर का बिजनेस। दो चीज समझ में आ गई, ये अपना बिजनेस है, ये सप्लायर का बिजनेस। अब अगर हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं तो होता क्या, हमने सप्लायर को हमने ऑर्डर दिया और वो गुड्स हमको दे दिया। ठीक है, वो गुड्स हमारे पास आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल उसको अपना पेमेंट देते हैं। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे समझना ये है कि जीएसटी का नियम ये कहता है, ये जो हम लोग सप्लायर बोल रहे हैं या ये जो बिजनेस बोल रहे हैं उन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये क्या बोला जाएगा, हम लोग इसको सप्लाई बोलेंगे। यानी कि अगर हम अपने सप्लायर से कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो मेरे लिए एक प्रकार की सप्लाई हुई। अब जब हम सामान खरीद रहे हैं तो ये मेरी क्या हो गई, इनवर्ड सप्लाई हो गई इस तरीके से। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इनवर्ड सप्लाई, यानी गुड्स को परचेज करने का जो प्रोसेस है ना उसी को बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। सप्लाई का मतलब जीएसटी में बिल्कुल व्यापक शब्द है। सप्लाई का मतलब ये होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चाहे आप सामान बेचें चाहे अपने सर्विसेज को सेल करें, दोनों को कॉमन वर्ड बोला जाता है सप्लाई। अच्छा, उस सप्लाई को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक इनवर्ड सप्लाई और दूसरी आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का सीधा सा मतलब होता है परचेज, यानी हम समझने के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। ठीक, इनवर्ड सप्लाई को हम परचेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है वो हमारी सेल कहलाती है। ठीक, यानी अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें हम बोल सकते हैं कि सप्लाई को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भाग हमारी इनवर्ड सप्लाई और दूसरी भाग हमारी आउटवर्ड सप्लाई। तो ये हो गई हमारी इनवर्ड और ये हो गई हमारी आउटवर्ड। ठीक, इस पे समझ नहीं आ रहा है तो एक न्यू फाइल ओपन करके आपको समझाते रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ना तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरी सप्लाई हो गई।
ये हो गई हमारी सप्लाई। सप्लाई को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक इनवर्ड सप्लाई और दूसरा हमारा आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड आउटवर्ड दो सप्लाई हो गया। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है परचेज, अगर सिंपल शब्दों में इसको कहा जाए तो परचेज। ये परचेज जो वर्ड है ये सिर्फ हम समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे नहीं कहीं पर। हमें जब लिखना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे इनवर्ड सप्लाई, बोलना होगा तो कोशिश करेंगे कि हम बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। और जो हमारा ये आउटवर्ड सप्लाई है इसका मतलब होता है सेल्स। अच्छा, ये जो सप्लाई लागू हो रही है ये दोनों चीजों के लिए लागू होगी, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। या आप लोगों को याद होगा मैंने शुरू की क्लास में आपको ये बताया था कि हमारा बिजनेस तीन प्रकार का होता है। अगर किसी बिजनेस के बारे में हम लोग सोचें, ये बिजनेस हमारा तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। ट्रेडिंग के बिजनेस में हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, वैल्यू को ऐड करके उसका दाम बढ़ाते हैं, फिर उसको सेल्स करते हैं, ये ट्रेडिंग का बिजनेस कहलाता है। दूसरा बिजनेस हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पर हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा बिजनेस हमारा होता है सर्विसेज का, जहां पर हम गुड्स नहीं लेते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक प्रकार की सर्विसेज हो गई, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब कोई सामान खरीदा उसका दाम बढ़ा के बेच दिया। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करें, रॉ मटेरियल को खरीदें ना, मैन पावर लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, किसी चीज को बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस तीन प्रकार का हो गया। ट्रेडिंग, ये बिजनेस के नेचर है, ट्रेडिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस और सर्विसेज का बिजनेस। तो ये जो जीएसटी है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लागू होता है, यानी ये ओवरऑल इन तीनों को कवर करता है। यानी किसी भी प्रकार का बिजनेस हो तो वहां पर यह रूल हमारा लागू होगा, इनवर्ड सप्लाई का और आउटवर्ड सप्लाई का। यानी सप्लाई मुख्य रूप से दो प्रकार की हो गई, एक तो मेरी इनवर्ड सप्लाई और दूसरी हो गई मेरी आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई को सिंपल में बोल सकते हैं परचेज, मतलब क्रय, खरीदना। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं क्रय, खरीदना। और सेल्स को बोलते हैं हमारी आउटवर्ड सप्लाई यानी विक्रय, हिंदी में इसको विक्रय बोलते हैं यानी बेचना। माल खरीदा परचेज, माल बेचा क्रिय। माल क्या मतलब, माल का मतलब गुड्स, गुड्स का मतलब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसके लिए गुड्स, ठीक। तो आपको हमेशा याद देना है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में हमारी सप्लाई शब्द इस्तेमाल होगा। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्रय होता है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब विक्रय होता है। इनवर्ड को क्रय और आउटवर्ड विक्रय बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे परचेज और सेल्स। लेकिन ये जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, ये वर्ड सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं समझने के लिए। जब कभी हमको लिखना होगा, इंटरव्यू में बोलना होगा या कहना होगा तो हम इसको जो है इनवर्ड और आउटवर्ड के नाम से बोलेंगे। आई बात समझे। यानी सप्लाई के मुख्य रूप से दो भाग, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया परचेज और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया सेल्स। इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज और आउटवर्ड का मतलब हो गया सेल्स। अब आई होप आप लोगों को इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम लोग इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए एक और नई फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमको कुछ चीजें और समझनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सप्लाई, सप्लाई। अब ये सप्लाई हमने बताया कि दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा इनवर्ड सप्लाई और दूसरा हो गया हमारा आउटवर्ड। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड, ठीक। अब इस इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई को भी दो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सा, एक तो हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा हो गया इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई।
सेम ऐसे आउटवर्ड को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अंतर है, ये इंट्रा है INTRA, STATE इंट्रा स्टेट हो गया, और ये हो गया इंटर स्टेट। थोड़ा सा अंतर है इसमें, लेकिन इस थोड़े वर्ड की वजह से बहुत अंतर हो जाता है। तो अब हमको दो शब्द और समझना है कि सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इसके बारे में समझना। अभी तक लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि सप्लाई क्या है। सप्लाई कितने प्रकार का है, इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। फिर इन दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, इसका भी इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। अब इसको अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना, इसको हम लोकल भी बोलते हैं, लोकल सप्लाई नया। और इंटर जो स्टेट है वो तो हमारा अदर स्टेट बोल सकते हैं, इसको सिंपल शब्दों में समझने के लिए। ठीक, तो अब हमें दो शब्द समझने हैं, एक तो इंट्रा स्टेट और दूसरा इंटर स्टेट। क्या मतलब है, इंट्रा स्टेट को लोकल भी कह सकते हैं और इंटर स्टेट को अदर स्टेट भी बोल सकते हैं। देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये चीज समझना है। चलिए एक फाइल और फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। अब देखिए, अब हमको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। देखिए एक लोकेशन में ये बना दिया, मान लीजिए कि यह यूपी है और यूपी में मैंने बना दिया अपना ही शहर पटरौना। ठीक, एक मैंने लोकेशन यहाँ बना दिया, ये हो गया हमारा बिहार। बिहार का कोई जगह ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बेतिया। ठीक है, और एक जो हम लोकेशन और बना दे रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ये भी यूपी का लोकेशन है, मान देते हैं कि ये हमारा कानपुर। पटरौना से कानपुर की दूरी लगभग मान लीजिए 600 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी कम मान लेते हैं कि 70 किलोमीटर। 1 मिनट मान लेते हैं। अब लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ से यूपी और बिहार का बॉर्डर, ये भी मान लीजिए कि ये जो है बासी नदी है ना, ये बासी का पुल है। ठीक, बिल्कुल एज्यूम करके चलिए जैसा आपको समझा रहे हैं, एज्यूम करके चलेंगे तो समझ आए। इधर क्या है, ये पूरा यूपी का एरिया, इधर क्या है, बिहार का एरिया। तो जीएसटी में सबसे पहली चीज, ये डिस्टेंस मायने नहीं रखता, दूरी कम हो या ज्यादा इससे हमको कोई लेना देना नहीं। पहली चीज तो इसको मिटा दीजिए, डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट ये चीज। दूसरी चीज, जीएसटी मायने क्या रखता है, जीएसटी मायने रखता है स्टेट। जीएसटी में मायने क्या रखता है, स्टेट। अगर ये सप्लायर और ये बायर, ये दोनों एक ही लोकेशन, बायर का मतलब खरीदने वाला और सप्लायर का मतलब माल बेचने वाला, यानी सामान बेचने वाला और सामान खरीदने वाला एक ही स्टेट से हो, एक ही राज्य से हो, तो ये हमारा कहलाएगा लोकल सप्लाई। समझा रहे हैं, अगर बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही राज्य का है तो ये इसको हम बोलेंगे लोकल, और लोकल की जगह पर जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे इंट्रा स्टेट, INTRASTATE, इंट्रा स्टेट। लोकल शब्द के लिए हम इंट्रा स्टेट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, सुनना फिर से सुनिए। अगर सामान बेचने वाला और खरीदने से, मान लीजिए कानपुर से हम कोई सामान खरीद रहे हैं, पटौना ला रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गई, इनवर्ट सप्लाई हो गई। मैं माल परचेज कर रहा हूँ यानी इनवर्ट हो गया। अब इनवर्ट में हमको ये देखना कि लोकल है या इंट्रा स्टेट, तो ये इंट्रा स्टेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कानपुर भी यूपी का हिस्सा है और पटौना भी यूपी का हिस्सा, तो ये इसलिए क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। याद रहेगा, हमेशा याद रखिए, अगर बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही राज्य में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसको हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं लोकल सप्लाई। माल बेचने वाला और माल खरीदने वाला एक ही स्टेट का हो, एक ही राज्य का हो, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर है, याद रहेगा ये बात। दूसरी चीज, अगर माल बेचने, जैसे मान लीजिए कानपुर से माल आ रहा है कहाँ, बेतिया, तो बेतिया बिहार का हिस्सा हो गया, कानपुर यूपी का हो गया।
ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा इन दोनों के बीच में, सॉरी इंटर स्टेट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट, ये हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय, ये होता है अंतरराज्यीय। और ये जो है आपका सेम स्टेट का होता है ना, तो इसको हम लोकल के बजाय बोल सकते हैं सेम स्टेट, एक ही स्टेट में, और इसको बोल सकते हैं अदर स्टेट, यानी किसी दूसरे स्टेट से। ये सारे शब्द समझने के लिए, आपको जो शब्द इस्तेमाल करना है वो इंट्रा स्टेट इस्तेमाल करना है और इंटर स्टेट इस्तेमाल करना है। देखिए पढ़ने और सीखने का यही बेनिफिट है, वर्ड से पता चल जाता है कि आपने पढ़ा है ना, या रट्टा मार के आप आए हैं, सिर्फ आपको एंट्री करनी आती है। तो एंट्री करने का ऑपरेटर बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, एंट्री करने का ऑपरेटर आपको बनना है कि यूट्यूब पर फ्री के ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं, आप वहां पे देख लीजिए, और वहां पे आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, आपका काम चल जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है आपको अकाउंटेंट बनाने का है ना, जिसमें एक फ्यूचर है, एक ग्रो है, एक भविष्य, इसलिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अगर एक बार कोई चीज माइंड में आपके बैठ जाती है, तो आप कभी भी उसमें घुमा के क्वेश्चन में पूछता है इंटरव्यू में या प्रैक्टिकल में भी, अगर उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही चीज जो है हमारी रट कर हम गए हैं, एंट्री करके केवल गए हैं ना, तो वो हमारे लिए लॉस करती है, नुकसान करती है। अब आप समझ में आ गया ना कि अब हम इंटर स्टेट क्या है और इंट्रा स्टेट क्या है। तो एक बार सभी लोग रिप्लाई करें कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपना माइक्रोफोन इनेबल करें, पूछें। अगर आ गया है तो नीचे क्वेश्चन जहां बना है, जहां से आप लोग भेजते हैं, क्यू का जो ऑप्शन है वहां पे टाइप करके भेजें कि समझ में आ गया। वासु का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। बाकी लोग रिप्लाई करें। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, एक बार हम रिपीट करके दोबारा समझाएं। बिंद्रेश, अगर लिखने में बाबू दिक्कत हो रही बोल के क्वेश्चन पूछो। रंजीत का रिप्लाई आ गया, आई अंडरस्टैंड। और वासु का आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, और किसी का भी कोई ना क्वेश्चन आया ना कोई आंसर आया। मैं माइक्रोफोन एनेबल कर दे रहा हूँ। मुन्ना, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यानी अभी तक हम लोगों ने सीखा सप्लाई क्या है, और सप्लाई इनवर्ट सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट क्या है, और इन सबके बीच में एक रिलेशन देखा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब चीज समझ आ गई सबको। और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक था वो था इनवर्ट सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, और इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। ये चीजों को समझ में आ गया ना। अब हमको इसी आधार पर यह सीखना है कि सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी कहाँ इस्तेमाल होगा, एसजीएसटी कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आईजीएसटी कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और यूजीएसटी कहाँ पे होगा। इन सब चीजों के बारे में समझना है, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है और किस जीएसटी को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल एग्जाम्पल लेते हैं लोकल सप्लाई। जिसको क्वेश्चन है पूछना है वो अपना माइक्रोफोन बंद कर दें, जब क्वेश्चन पूछना होता है माइक्रोफोन इनेबल करें।
ये सिलेक्ट, चलिए अब आगे का चीज समझते हैं। इनवर्ट सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई समझ में आ गया। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है उस चीज के बारे में समझते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर समझिए जीएसटी का। जीएसटी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार पर निर्भर करता है कि अगर कोई लोकल सप्लाई है, यानी अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये दो चीज इस्तेमाल की जाएगी। अगर कोई लोकल या इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उसके साथ सेंट्रल जीएसटी इस्तेमाल की जाएगी या सीजीएसटी इस्तेमाल की जाएगी। आब्लिक लगा के हम बोल सकते हैं यूजीएसटी इस्तेमाल की जाएगी, यानी सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी का कॉम्बिनेशन बन सकता है और सेंट्रल जीएसटी यूजीएसटी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर राज्य की बात आती है, जैसे मान लो यूपी एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, तो वहां पर इस्तेमाल होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट के लिए ना, अगर ये इस्तेमाल होगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है क्या, सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। ठीक है, अगर एक ही राज्य के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर एक ही केंद्र शासित प्रदेश के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा आपका सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। सुनना है, यानी इस तरीके से कह सकते हैं, मान लेते हैं कि यह एक राज्य है यूपी, यहाँ पर एक लोकेशन से और दूसरे लोकेशन के बीच में गुड सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये इस्तेमाल। अब मान लेते हैं कोई केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश तो बहुत है ऐसे। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, दादरा एंड नगर हवेली करके आता है, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार है। तो अगर इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, इनके इंटरनल ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए कि यह आपका अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर इंटरनल, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे सीजीएसटी, तो रहेगा ही रहेगा केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, प्लस यूजीएसटी। यूजीएसटी को यूटीजीएसटी भी बोलते हैं। अच्छा, इनका रियल नाम क्या है, ये तो शॉर्टकट नाम हो गया सीजीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, और या फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल टैक्स। समझ आया, या तो इसको हम सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे या फिर सेंट्रल टैक्स बोलेंगे। सेम ऐसे एसजीएसटी को हम बोलेंगे स्टेट टैक्स या स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है, और इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये जो सीजीएसटी का पैसा होता है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, जो एसजीएसटी का पैसा होता है ये जाता है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, और यूजीएसटी का जो अमाउंट आता है वो पैसा जाता है यूनियन टेरिटरी के खाते में। तो फिलहाल हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, ना कोई इससे बहस है, कौन सा पैसा किसके खाते में जाता है इससे कोई लेना देना नहीं। समझ आ रहा है ना, कौन सा पैसा किस गवर्नमेंट के खाते में जाता है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को बस ये देखना है कि कितना टैक्स आ रहा है और वो टैक्स हमको जमा करना है। अब उसमें हम पूरा टैक्स जमा कर देंगे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसमें डिवाइडेशन कैसे होता है, इसमें जो शेयर है वो 50-50% का है, यानी 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट लेगी।
अगर यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है तो इसका भी शेयर 50%। यानी यहाँ पर जब CGST SGST होगा तो 50-50 लगेगा, और यहाँ पर जब CGST SGST इस्तेमाल होगा तो भी 50-50 लगेगा। आ रहा है समझे ना? यानी अगर कोई सामान है जिस पर 18% टैक्स है, तो जब ये ट्रांजैक्शन होगा इस पे तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और 9% आपका यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लेगी। क्लियर हुआ? यानी लोकल सप्लाई हो गई, लोकल सप्लाई को बोला जाएगा इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट के दो हिस्से हो गए, SGST CGST और SGST। जहां CGST SGST इस्तेमाल होगा वो स्टेट के लिए इस्तेमाल होगा, और यूनियन टेरिटरी का अगर केस है तो वहां पर CGST प्लस UGST इस्तेमाल। मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि अगर यूपी एक राज्य है उसके भीतर में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो CGST SGST आधा आधा लगेगा, ठीक, 50-50%। और अगर किसी यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान निकोबार हो गया है, पांडिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया ना, दादरा नगर हवेली हो गया, इस पे जो है आपका जो लगेगा वो लगेगा 50-50 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन इस्तेमाल होगा CGST प्लस UGST। समझ आ रहा है ना? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी कितनी हो गई? 9 हो गई। हाँ, इनमें से 2 को निकाल दीजिए। वो 2 कौन है? एक तो पांडिचेरी है और एक है दिल्ली। इन 2 को आप निकाल दीजिए, एक पांडिचेरी को, दिल्ली को निकाल दीजिए, बच्चे कितने? 7। इन 7 पर लगता है UGST और इन 2 पर लगता है SGST। कारण ये है कि जब GST का संविधान बना ना, तो इन दोनों को जो है एक राज्य का दर्जा दे दिया गया GST के लिए। जो भारत का संविधान है, नियम है, कानून है, अलग है। GST ने जो अपना एक्ट बनाया, अपना नियम बनाया, उसमें पांडिचेरी और दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की कहानी है। ऐसा इसलिए है कि दिल्ली और पांडिचेरी में अपनी विधानसभाएं, उनके अपने स्टेट के CM है, ठीक है, वहां अपने स्टेट के CM है, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। बाकी जो 7 बच रहे हैं ना, इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और ये कंट्रोल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सुना? टोटल केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए आपके 9 में से दिल्ली और पांडिचेरी को निकाल दिया जाए, वो उनको मान लिया जाता है GST में राज्य हैं। हाँ, उनके अपनी विधानसभाएं हैं, उनके अपने तो चीफ वहां पे अपने CM बैठते हैं, इसलिए उनको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जो UGST है वो लग रहा है बाकी 7 पर। अब बाकी 7 में अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली है ना, इसे करके बहुत सारे नाम है, सारे नाम तो इसमें याद नहीं आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो लिस्ट मिल जाएगा। UGST का यहाँ पर अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आप केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच जाए घूमते घूमते, वहां पर काम करने लगे, भले वहां पर UGST इस्तेमाल हो, दिल्ली वगैरह से भी सामान आता है तो वहां पर CGST GST इस्तेमाल होता है या IGST का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जानकारी के लिए मैंने बता दिया, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ UGST का नाम सुना है क्या? तो सर जी पढ़ाए हैं CGST SGST IGST, UGST नहीं सुना। ये कभी घुमा के पूछ जाता है UTGST क्या होता है, तो उसका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये UGST बोल दिया गया तो भी आप बोलेंगे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई बात समझे? इन सब छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान देना है। ये बात हो गई लोकल ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है, नेक्स्ट चीज हमको समझना है इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। अभी तो हम बताए थे इंट्रा स्टेट के बारे में बताए थे, अब हमको जानना है कि इंटर स्टेट कब इस्तेमाल होगा और कहां पर इस्तेमाल होगा। इंटर स्टेट कब इस्तेमाल होगा? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब बायर और सप्लायर दो अलग लोकेशन के तो इंटर स्टेट इस्तेमाल होगा। यानी हमारी दुकान यूपी में है और हम दिल्ली से कोई सामान खरीद रहे हैं, ये हो गया दिल्ली, ठीक ठीक, यूपी में हमारी दुकान है और हम दिल्ली से कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं,
इस केस में जो है यह सप्लाई कहलाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, और यहाँ पर इस्तेमाल होगा IGST, वो भी कितना, फुल 100%। फुल का मतलब 100%, 18% का गुड्स है तो 18% IGST लगेगा, तब वहां पर CGST और SGST का रूल लागू नहीं है, और ये टैक्स का पैसा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। समझ में आ रहा है ना? वो सिस्टम पहले के समय में क्या होता था, दूसरे स्टेट में एंट्री करने पर एंट्री टैक्स लगता था, वो सिस्टम पुराना हो गया, जीएसटी में उस सिस्टम को हटा दिया गया। जीएसटी में यही इतने ही टैक्स आपके बनाए गए हैं, CGST, SGST, IGST और UGST, वो एंट्री टैक्स को हटा दिया गया। पहले CST लगता था ना, तो अलग अलग स्टेट का होता था, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। इंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नहीं हो सकता, जब लगेगा तो इंटर स्टेट पूरा लगेगा। अगर किसी भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए ये पूरा एक साथ लगेगा 100%। यहाँ IGST के साथ किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अंकित पूछ रहे हैं UGST का फुल फॉर्म, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि इसमें फिक्स नहीं रहता कि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, ये सेंट्रल और स्टेट का एक ज्वाइंट अकाउंट बनाया गया है, वहां पर ये फंड रखा जाता है, इसलिए इसको बोला था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वो बाद में डिसाइड होता है कि किस प्रोडक्ट का पैसा है, कहाँ का है, क्या कोड है उसका, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर अपने स्टेट से बाहर से हम माल खरीद रहे हैं या अपने स्टेट से बाहर माल बेच रहे हैं, दोनों खरीदे में, चाहे हम सेल कर रहे हैं या चाहे हम परचेज कर रहे हैं, दोनों ही केस में हम IGST इस्तेमाल करेंगे, और वो भी पूरा का पूरा 100%। अगर किसी सामान पर, इस मान लीजिए कपड़ा है 5% है तो पूरा का पूरा 5% लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक का मान लीजिए कोई चीज है 18% है तो 18% पूरा लगेगा ना। कोई लग्जरी चीज है 28% है तो उस पर पूरा का पूरा लगेगा ना। 12% का कोई आइटम है तो उस पर भी पूरा का पूरा लगेगा, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका आपको हुआ जो है बताने का कि हम कहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, CGST कब इस्तेमाल करेंगे, SGST कब इस्तेमाल करेंगे, और IGST कब इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, उस प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा चीजें आपको नोट करनी आसान हो जाएगी। तो ये समझाने का चीज तो मैंने आपको सब बता ही दिया है, आप लोग एक बार देखें कि क्या आपके लिए बेटर है, और चीज ये समझ में आ रही है, आपको नहीं आ रही है। ये चीजें ये स्ट्रक्चर ऑफ GST जो आज की क्लास में पढ़ाया गया। एक बार सभी लोग अपने फोन में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब इसको हम समझाना शुरू करें। चलिए उसको समझते हैं। इसमें यही चीज बोला गया है, क्या बोला गया वो चीज समझिए। इसमें बोला जा रहा है, सबसे पहली चीज तो लिखा टैक्स कंपोनेंट, यानी कौन सा स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल होगा वो चीज। तो सेंट्रल GST कब इस्तेमाल होगा, ऑन इंट्रा स्टेट सेम स्टेट सप्लाई, यानी सेम स्टेट सप्लाई में आपका सेंट्रल GST इस्तेमाल होगा। यह GST कब इस्तेमाल होगा, ऑन इंट्रा स्टेट, यानी सेम स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ, यानी गुड्स के केस में
या फिर सर्विसेज के केस में, या कभी कभी ये दोनों चीजें एक साथ जाती हैं, तो वहां पर ही इस्तेमाल होगा। दोनों चीजें एक साथ कैसे जाती हैं वो चीज समझिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान किसी के यहाँ भेजा, सेल किया, एग्जाम्पल के सीमेंट ही मान लेते हैं। अब सीमेंट आपने भेजा, तो भेजने के साथ साथ आपने क्या किया, सामने वाले ने बोला कि भैया किसी गाड़ी से भिजवा दीजिए, हम भाड़ा आपको दे देंगे, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। अब आपने क्या किया, गुड्स का दाम अलग और भाड़े का दाम अलग कैलकुलेट किया और दोनों को जोड़ के एक सिंगल बिल में बोल दिया कि 900 रुपए का सामान है, 50 रुपए भाड़ा है, इस पे 950 रुपए आपको देना है। तो यहाँ पर गुड्स जा रहा है उसका, तो वो तो गुड्स हो गया, सामान मतलब गुड्स हो गया, लेकिन जो फ्रेट है, भाड़ा है, वो सर्विसेज हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों का एक बंडल जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए यहाँ पर बोथ शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर केवल गुड सप्लाई होगा तो भी ये चीज लागू होगा, केवल सर्विसेज होगा तो भी लागू होगा, दोनों होगा तो भी लागू होगा। लेकिन कब, जब लोकल रहेगा तब। तो लोकल के केस में हमारा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लागू होता है। ठीक। तीसरी चीज यूनियन टेरिटरी के बारे में दे रखा है, ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंट्रा यूनियन का मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी के बीच, एक ही यूनियन टेरिटरी के बीच अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहा है तो वहां पर बोला जाता है यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट चीज क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह क्या है, ऑन इंटर स्टेट यानी अदर स्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। चलिए एक वर्ड छूट रहा था, समझ में आ गया। इंपोर्ट शब्द का मतलब होता है आयात। अगर हम फॉरेन से कोई गुड्स मंगाते हैं, हाँ, अपने पड़ोसी देश से कोई चीज मंगाते हैं तो हमारा इंपोर्ट कहलाता है। इस मान लीजिए नेपाल में चलता चला, नेपाल में कपड़ा सस्ता मिलता है, मैंने सोचा कि मेरा बिजनेस यहाँ कपड़े का है तो क्यों ना नेपाल से खरीद कर उसको फिर यूपी में सेल किया, जो करिए ऐसा, तो मेरे लिए क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो वहां पर भी आईजीएसटी आपका लागू होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। समझाया। और तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या यूजीएसटी और आईजीएसटी। सबका अलग अलग ट्रांजेक्शन के आधार पर अलग अलग इस्तेमाल किया जाए। सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेम यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी, यूजीएसटी, और अदर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी। यानी टोटल 3 केसेस बन सकते हैं। टोटल जो हमारे 3 केसेस बन सकते हैं, वो 3 केस कौन कौन से हो सकते हैं, ये चीज समझिए। एक तो हो गया सेम स्टेट, सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट है तो हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एक हो गया। दूसरा है सेम यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। तीसरी चीज, अगर जो है इन दोनों के अलावा तीसरा अदर स्टेट आ गया, अदर स्टेट, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये चीज क्लियर हुई। यानी टोटल 3 केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, सेम स्टेट का, दूसरा केस है सेम यूनियन टेरिटरी का, और तीसरा है अदर स्टेट। सेम स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेम यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी, और अदर स्टेट है तो आईजीएसटी। समझ में आया। सेम स्टेट अदर स्टेट मतलब ये हुआ कि ये खरीदने वाला और ये बेचने वाला, ये बायर है सप्लायर। अगर इन दोनों की दुकान एक ही राज्य में है तो बोल दिया गया क्या, सेम स्टेट है। अगर इन दोनों की दोनों की दुकान अलग अलग राज्य में है तो वो हो गया क्या, अदर स्टेट। अब चीज समझ आ गई होगी। अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई शंका है तो पूछें। ठीक, कोशिश किया जाएगा कि हर स्टूडेंट्स के सारे सवालों का जवाब दिया जाए। बाकी अगर कुछ बची कुची कसर है तो फोन पे तो बात नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है, तो फोन वगैरह रिसीव करना, बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। व्हाट्सएप का ग्रुप ही एक माध्यम है। अपना क्वेरी, जो भी क्वेश्चन आप टाइप करके उसमें भेज दें, जो भी रिप्लाई होगा हम उसी व्हाट्सएप के ग्रुप में करेंगे। कोई अलग से फोन करेगा तो शायद ही फोन उठे, मुश्किल है। ठीक है, इसलिए अब आप लोगों को बस एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप का ग्रुप। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड करके दे दीजिए अपनी क्वेरी को। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड करके क्लिप भेज दीजिए, तो हम भी ऑडियो रिकॉर्ड करके उसका रिस्पॉन्स दे देंगे। वैसे नोट्स मैं एक आपको देने वाला हूं तो इसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नोट्स भी आपको दिखाते हैं।
लॉकडाउन में मेहनत करके बनाया गया नोट्स। हाँ ये तो इस नोट्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखा, लेकिन नोट्स का ये मतलब नहीं कि नोट्स देना है तो आप जो है अब हमारे भरोसे बैठ जाएं, कुछ भी कॉपी पेन नहीं चलाएंगे, नहीं। नोट्स अभी इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, तो नोट्स दे देंगे सब बच्चे को नोट्स बनाया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स कितने प्रकार के हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी क्या है, उसका ड्यूअल मॉडल क्या है, सप्लाई कितनी है, टाइप्स ऑफ सप्लाई जो आज पढ़ाया गया है। तो ये सारी चीजें आज मैंने पढ़ाई है यहाँ तक, वो सारे यहाँ पर मैंने दे रखा है। अब इसके बाद 3.6 टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी का स्ट्रक्चर भी मैंने आज डिस्कस कर लिया। ये भी आपका टॉपिक ओवर हो गया, ये बता रहे हैं। तो टॉपिक आपका कवर हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कल बताया था, जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी मॉडल, सप्लाई और ये टाइप ऑफ सप्लाई और स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, इतनी चीज कवर। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, आईटीसी क्या होती है, कौन से टैक्स को जीएसटी में शामिल किया गया है, रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी के लिए 2 क्राइटेरिया बनाए गए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, किन लोगों को आवश्यक रजिस्ट्रेशन कराना, डीलर कितने प्रकार के होते हैं, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, टैक्स कितने प्रकार के, भी काफी लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के नोट्स प्रिपेयर करके मैंने रखे हैं और नोट्स भी हिंदी भाषा में। लेकिन देने में डर क्या लग रहा है, देने में डर बस इसी बात का है कि नोट्स पाने के बाद आप लोगों का ना कॉपी चलेगा ना पेन, आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे आप अपने पास के मार्केट से और फिर सुकून से उसको पैक करके बस्ते में रखते हैं, फिर वो खुलेगा ही नहीं। जो कि देखिए नोट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में बनाया है, कई सारी किताबों को पढ़ के ट्रांसलेट करके बनाया है, तो काफी इजी लैंग्वेज का है। कल सोचा कि एक बार ट्रांसफर कर दें, लेकिन इसीलिए मैं रुक गया। ठीक है, तो अभी आप चीजें नोट्स करते रहिए, बनाते रहिए, मान के चलिए कोई नोट्स नहीं मिले, उसके बाद लास्ट में मैं आपको नोट्स से शेयर कर दूंगा, अपना प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लीजिएगा जिसको जैसे भी सुविधा हो। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त किया जाए। क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मन लगाकर पढ़ाई करिए, कोरोना से दूर रहिए, आपका दिन शुभ हो।